नमस्कार, गुड इवनिंग। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ टू लर्न फिजिक्स, और मैं एक पूरी यूनिट की आज बात करूंगा, एटम एंड न्यूक्लियस की, है ना। उसमें इस यूनिट में आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड स्कैटरिंग और डिफरेंट मॉडल्स हमने बात की थी। रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, रेडियो एक्टिविटी, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनर्जी की हमने बात की थी। आज मैं इन्हीं के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूंगा कि जो क्वेश्चंस ज़्यादातर कंपटीशन में आते हैं, और इस पूरी यूनिट में जो फॉर्मूला है उनकी हम बात करेंगे। जैसे शुरुआत करता हूँ एटम से। सबसे पहले जो एटम यानी परमाणु का जो विश्लेषण किया वो 1803 में जॉन डाल्टन ने किया। उन्होंने बताया कि जितने भी पदार्थ यूनिवर्स में हैं वो सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, और जो सबसे छोटा कण है उसे एटम, उसे परमाणु कहा गया। उन्होंने कहा परमाणु अविनाशी है और अविभाज्य होता है। परमाणु अविनाशी यानी इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, अविभाज्य यानी इस परमाणु को बांटा भी नहीं जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है, और किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा परमाणु का विभाजन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक। एक थॉमसन ने मॉडल दिया अपना, और 1904 में, और थॉमसन ने जो मॉडल दिया उन्होंने बताया कि परमाणु, एटम गोल होता है, और परमाणु का जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का होता है। परमाणु में जगह जगह पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि एक एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, अर्थात जो ये एटम है ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। पुडिंग, प्लम पुडिंग, पुडिंग एक स्वीट डिश है, एक खाने का एक मीठा व्यंजन, और उस पर प्लम यानी जो आलू बुखारा है उसे काट कर ऊपर से हम डाल देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कि जब घर पर अगर सूजी का हलवा बनता है तो सूजी के हलवे के ऊपर क्या डाल दिया जाता है, एक सूजी के हलवे के ऊपर डाल देते हैं घर पे, जैसे गोला कसकर डाल दिया। जब गोला कसकर डालते हैं सूजी के हलवे पर तो क्या देखा जाता है कि वो गोला जो है, या जो ऊपर से बादाम डाल दिया या काजू डाल दिया थोड़ा सा, तो हम देखते हैं कि कहाँ डल रहा है, नहीं ना, एट रैंडम डाला जाता है। तो इसी प्रकार प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया कि इस मॉडल में जो एटम है, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं, जो नेगेटिव चार्ज हैं, वो कहाँ है कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक वैसा जैसे तरबूज के अंदर, जैसे तरबूज में होता है, क्या होगा तरबूज में, आपने देखा होगा तरबूज में जो बीज रहते हैं वो बीज भी आपने देखा होगा कि वो बीज भी जो है ना बहुत कहीं भी हो सकते हैं। खरबूजे में ऐसा नहीं होता। खरबूजे में क्या होता है, जो बीज रहते हैं वो बीच में रहते हैं। तो इस मॉडल को कहा गया। ठीक। यह मॉडल तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, गैसों का आयोनीकरण यानी थर्मियोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, इन सबकी इसने बहुत अच्छे से व्याख्या कर पाया ये मॉडल। किंतु यह मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। इस मॉडल को माना नहीं गया। इनके बाद रदरफोर्ड आए, और रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन का एक प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एक बारीक स्वर्ण पत्र लिया। स्वर्ण पत्र जान रहे हैं ना, गोल्ड, है ना, गोल्ड की जैसे पतली परत ले ली। ठीक। और उस परत पर उसके आगे एक उसकी जो मोटाई थी परत की वो 2 × 10⁻⁻7 मीटर, 2 × 10⁻⁻7 मीटर। गोल्ड एक डक्टाइल मेटल है, और गोल्ड के बारीक से बारीक पत्र बनाए जा सकते हैं, बारीक से बारीक तार खींचे जा सकते हैं। यही गोल्ड की खूबसूरती है। इसी कारण गोल्ड से एक आभूषण बनाए जा सकते हैं, आकर्षक, क्योंकि इतना बारीक तार किसी और मेटल से हम ले ही नहीं सकते। रदरफोर्ड ने गोल्ड का एक स्वर्णपत्र लिया और उसके आगे पोलोनियम रखा। पोलोनियम क्या था, पोलोनियम समझ लीजिए जैसे बंदूक हो। किसकी बंदूक, अल्फा पार्टिकल्स की, कि पोलोनियम से लगातार अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, है ना, और उन्हें वो स्वर्ण पत्र पर डालेगा।
और स्वर्ण पत्र पर डालने के बाद जब वो अल्फा पार्टिकल स्वर्ण पत्र को पार करेंगे, सामने उन्होंने ये लेड पत्र रखे और उसके सामने उन्होंने जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया, ZnS का पर्दा। ये क्यों लगाया? क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल सामने जाकर गिरेंगे तो वो तो कहीं भी चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो जिंक सल्फाइड के पर्दे पर वो अल्फा पार्टिकल्स गिरते हैं और चमक उत्पन्न करते हैं, हमें पता चल जाएगा अल्फा पार्टिकल गया कहाँ। और एक काउंटर रख दिया, काउंटर यानी गिनने की मशीन, ये गिनेगा कि किस डायरेक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल गए। रदरफोर्ड ने क्या पाया? रदरफोर्ड ने पाया कि पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल निकला, गोल्ड को पार किया और सामने पर्दे पर सीधा जाकर गिरा, बिल्कुल चमक उत्पन्न हुई। ठीक, इससे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? इन्होंने निष्कर्ष निकाला, पहला निष्कर्ष रदरफोर्ड ने दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, एटम का अधिकांश भाग खाली है, और जब उस एटम में से अल्फा पार्टिकल क्रॉस हुए तो उन्हें खाली रास्ता मिला और उनमें किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। जैसे ही अल्फा पार्टिकल आया, स्वर्ण पत्र से गुजरने के बाद कुछ कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गया। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के में कहीं ना कहीं धनावेश है, और अल्फा पार्टिकल भी धनावेशित होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और एटम के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज से अल्फा पार्टिकल्स दूर भाग रहे हैं, क्योंकि जब दो पॉजिटिव चार्ज हैं तब उनके बीच प्रतिकर्षण का बल होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि इन्होंने दूसरा निष्कर्ष दिया कि एटम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ कोण बनाते हुए डिफ्लेक्टेड होते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से 90 डिग्री से भी अधिक एंगल पर विक्षेपित हुए। जैसे ये अल्फा पार्टिकल आया और देखो गिरा, और 90 डिग्री से भी अधिक एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ। उन्होंने इससे निष्कर्ष नंबर 3 क्या रिजल्ट दिया? उन्होंने रिजल्ट दिया कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है और एटम का जो मास है वो एक बहुत छोटी सी जगह में केंद्रित रहता है, बहुत छोटी सी जगह में, और उस छोटी सी जगह को न्यूक्लियस कहते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की। उन्होंने उसके आकार की भी बात की। उन्होंने बताया कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है उसका साइज 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है। ठीक, और उन्होंने बताया कि जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की सीध में आ जाता है नहीं तो वो अपने रास्ते से 90 डिग्री से भी अधिक एंगल पर विक्षेपित हो जाता है। यानी अगर कोई अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से भी अधिक एंगल पर डाइवर्ट हुआ है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो अल्फा पार्टिकल नाभिक की सीध में आ गया है। एक फोर्थ रिजल्ट उन्होंने दिया कि किसी एंगल फाई पर परिकिरणित होने वाले अल्फा कणों की संख्या sin की पावर 4 5/2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, n प्रोपोर्शनल टू 1/sin4 5/2। बहुत अच्छा रिजल्ट ये इन्होंने दिया। और इसके बाद इन्होंने साइज की बात की, न्यूक्लियस के साइज के बारे में बात की। इन्होंने बताया कि भाई एक एटम है, ठीक, एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम का रहता है, और साथ ही साथ एटम का टोटल मास भी रहता है, और उसका अगर एटॉमिक नंबर Z है तो चार्ज होगा Ze। एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है +2e, दोनों पॉजिटिव हैं। इस अल्फा पार्टिकल को कोई वेलोसिटी दी गई, कोई काइनेटिक एनर्जी दी गई और उसे न्यूक्लियस की तरफ भेजा गया। जब उसे न्यूक्लियस की तरफ भेजते हैं तो क्या ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को हिट करेगा? क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा नहीं होगा। ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आएगा और फिर 90 डिग्री से भी अधिक एंगल पर डाइवर्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ वो तो मैं बता चुका हूँ, पर ये कितने पास गया, अधिक से अधिक कितने पास गया, वो दूरी ही न्यूक्लियस के साइज को व्यक्त करेगी। और ऐसा होगा क्या कि जब ये अल्फा पार्टिकल लेफ्ट से चला है, इसमें काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी चूँकि न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच प्रतिकर्षण का बल होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा,
तो ये इन्हें पास आने में कार्य करना पड़ेगा और इस अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी, ठीक। और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी और एक पोजीशन ऐसी आती है जो यहाँ पर बिल्कुल निकट पहुँच की दूरी होगी, उस दूरी पर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी और इस दूरी को हम कहेंगे निकटतम पहुँच की दूरी। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आया, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, और पोजीशन क्या आई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अगर इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड है, तब ये कैलकुलेशन आई थी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूरा करके दिखाया भी था, क्योंकि आज तो मेरी 1 शॉर्ट वीडियो है और आज मैं पूरे यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन पर चर्चा करूँगा। तो मैंने बताया था कि इतनी स्पीड पर न्यूक्लियस के जो साइज़ था वो 10⁻⁻4 मीटर के अबाउट माना गया था। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने मॉडल क्या दिया था, पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर उसके ड्रॉबैक्स की बात करेंगे। रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम गोल होता है। एटम का जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। एटम के सेंटर में एक छोटी जगह को न्यूक्लियस कहते हैं और उस न्यूक्लियस में एटम का टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और एटम का मास रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और सभी संभव कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन एक विकिरण का उत्सर्जन भी करता है। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर तो लगाता ही है, ठीक, सभी कक्षाओं में चक्कर तो लगाता ही है, पर उसके साथ साथ क्या करता है वो विकिरण का उत्सर्जन भी करता है। और जब वो विकिरण का उत्सर्जन करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विकिरण का उत्सर्जन करेगा तो उसके पथ की त्रिज्या लगातार कम होती जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई कुछ खाओ पियो तो हो मत और एक चक्कर लगाते रहो ग्राउंड का, तो आप ऑटोमेटिकली आपके पैर अपने आप ही ग्राउंड के एक सेंटर की ओर आना शुरू कर देंगे, आपके पथ की त्रिज्या कम हो जाएगी और धीरे धीरे आप बैठ जाएंगे। वही इसका ड्रॉबैक था कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सभी संभव कक्षाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तब उसके पथ की त्रिज्या कम होती जाएगी और जब उसके पथ की त्रिज्या कम होती जाएगी तब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और नाभिक को नष्ट कर देगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यह मॉडल नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या न कर सका। यह मॉडल ये नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो थकता क्यों है, थककर नाभिक में गिरता क्यों है, नाभिक को नष्ट करेगा क्यों, अगर नाभिक को नष्ट कर देगा तो ये मॉडल किस काम का। और दूसरी बात, यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर सका। अब ये रेखीय स्पेक्ट्रम पहली बार शब्द अगर आपने सुना तो यह मॉडल यह ना बता सका कि जब हम हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो उसमें चमकदार रेखाएं दिखाई क्यों देती हैं, ये मॉडल नहीं बता सका। इसके बाद बोहर आए। बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया एक छोटे से सेंटेंस को कहकर। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता। नहीं, ऐसा नहीं है। वह केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है और उन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहा जाता है। उन्होंने कहा, भाई रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में चक्कर लगाता है, पॉसिबल ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तो केवल कुछ सेलेक्टेड कक्षाओं में चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है और उन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहा जाता है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला आपको पता होगा, mvr = nh/2π। और उन्होंने बताया कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और चक्कर लगाएगा, इतना पागल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो ये बताया, तो इससे क्या हुआ, वो नाभिक के स्थायित्व वाली समस्या तो अपने आप ही सॉल्व आउट हो गई। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा तो उसके रास्ते की त्रिज्या कम नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा, नाभिक तो बचा रहेगा, नाभिक सुरक्षित रहेगा। एक दूसरी बात,
उन्होंने व्याख्या की लीनियर स्पेक्ट्रम की, अपना थर्ड पोस्टुलेट दिया, तीसरा अभी धारणा दी। उन्होंने कहा कि परमाणु है, बात ठीक है, गोल है, बात मानते हैं, केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में धनावेश होता है, ये भी बात सही है। उसने बताया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं विभिन्न कक्षाओं में, और केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कुछ स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये बात भी ठीक है। अभी देखिए स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को, चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन को, जो स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसे अगर बाहर से ऊर्जा प्राप्त हो जाए, तब वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ देता है और अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है। देखो कितने आराम से गया, वहाँ 10⁻⁸ सेकंड ठहरता है और 10⁻⁸ सेकंड ठहरने के बाद फिर से अपनी नीचे वाली कक्षा में आने लगता है, और इलेक्ट्रॉन वापस आते समय एक फोटान का उत्सर्जन करता है। इस फोटान की ऊर्जा ऊपर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और नीचे वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। अगर ऊपर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 है और नीचे वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 है, तब फोटान की ऊर्जा h न्यू बराबर होगा E2 माइनस E1। ये उन्होंने बताया, h न्यू बराबर होगा E2 माइनस E1। और हाइड्रोजन परमाणु का जब हम स्पेक्ट्रम लेंगे तो यह ऊर्जा ही चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देती है। यही रेखीय स्पेक्ट्रम है, लीनियर स्पेक्ट्रम है, और इस प्रकार बोहर ने रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी कर दी। किंतु यह मॉडल केवल हाइड्रोजन 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वाले एटम के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका। जो जटिल एटम हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ऊपर वाले हैं, है ना, उनकी ये व्याख्या नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग दैर्ध्य की उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो 1/λ r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² होती है। एक फ्रैंक और हर्ट्ज ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनके निष्कर्ष भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने बताया था परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका सीधा सा मतलब है कि जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के पास वाली कक्षा की ऊर्जा अलग होगी, नाभिक से दूर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग होगी, जितना दूर जाएगा उसकी ऊर्जा अलग होगी। तो परमाणु में भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल होते हैं, भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के ऊर्जा स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के ऊर्जा स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक तत्व के, एक एलिमेंट के एनर्जी लेवल की बात की, वो उसी एनर्जी लेवल के और सभी तत्वों में होंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं मरकरी की बात करता हूँ तो मरकरी में इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा में ऊर्जा अलग होगी, हाइड्रोजन में अलग होगी, सोडियम में अलग होगी, दूसरे ऑर्बिटल में ऊर्जा और अलग होगी, और विभिन्न तत्वों के स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होंगे। अधिकांश परमाणु, एटम में अधिकांश परमाणु निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं, और जब उन एटम को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो वो एटम निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और वहाँ कुछ समय रहते हैं, और कुछ समय रहने के बाद फिर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं और वापस आते समय प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये तीनों रिजल्ट फ्रैंक और हर्ट्ज ने दिए थे। अब मैं बात करूंगा आपके एमिशन स्पेक्ट्रम की। आज क्योंकि अच्छी लंबी क्लास मेरी है और क्योंकि पूरे यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम 400 क्वेश्चन की आज आपसे बात करूंगा, और आपसे आशा करूंगा कि आप लास्ट तक वीडियो को जुड़े रहेंगे। और क्योंकि पूरी यूनिट में आप किसी भी कंपटीशन में भाग लेंगे या यूपी बोर्ड में, सीबीएसई में, तो ये क्वेश्चन से आपके काम आने वाले हैं। देखिएगा एमिशन स्पेक्ट्रम होगा क्या। मैंने बताया कि परमाणु में अधिकांश इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं, ठीक। और उन इलेक्ट्रॉनों को जब बाहर से, ये एनर्जी लेवल्स मैंने बनाई, इनके बीच का गैप निश्चित नहीं है। पहला एनर्जी लेवल और दूसरे में ज़्यादा अंतर, दूसरे तीसरे में कम, फिर तीसरे चौथे में कम, ये एनर्जी लेवल में डिफरेंस कम होता चला जाएगा। परमाणु में क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। यह रेड कलर का इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर चढ़ा बैठा है।
ये ऊपर जाने से पहले नीचे ही होगा, पहले ऊर्जा स्तर में, किंतु जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तब ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर ऊपर चला जाता है, किंतु वह बहुत कम समय 10⁻⁻8 सेकंड के अबाउट रुकेगा और वहाँ रुकने के बाद ये नीचे वाली ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। मान लिया सबसे नीचे n1 ऊर्जा स्तर है और इस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 है। जहाँ इलेक्ट्रॉन इस समय है वो n2 ऊर्जा स्तर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 है। जब यह इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऊर्जा स्तर से नीचे वाले ऊर्जा स्तर में आता है तब क्या करेगा, एक फोटान का उत्सर्जन करेगा और इस फोटान की एनर्जी कितनी होगी, इस फोटान की एनर्जी E2 - E1 के बराबर होगी। E1 कौन है, नीचे वाले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और E2 कौन है, ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। और यह जो प्रकाश है यह ही स्पेक्ट्रम लेने पर चमकदार रेखा के रूप में दिखाई देगा और यही एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। इस रेखा की तरंग दैर्ध्य होगी 1/λ = r 1/n1² - 1/n2²। अब मैंने एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी आपको मैंने बताया था कि एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे, नीचे वाले ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में जाएंगे, वो निर्भर करता है कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये 4 एनर्जी लेवल हैं E1, E2, E3, E4, और कोई इलेक्ट्रॉन E2 से वापस आते समय E1 में जाता है तो क्या करेगा, वो एक फोटान का उत्सर्जन करेगा और उस फोटान की एनर्जी क्या होगी, E2 - E1। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में जाता है तो वो भी फोटान का उत्सर्जन करेगा और उस फोटान की एनर्जी क्या होगी, उस फोटान की एनर्जी होगी E3 - E1। और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि तीसरे एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल में जाए, वो तीसरे से दूसरे में भी जा सकता है, फिर दूसरे से पहले में जा सकता है। यानी किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से नीचे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन सीधा भी जा सकता है और विभिन्न ऑर्बिटल से होकर भी जा सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में जाएगा तब भी फोटान का उत्सर्जन करेगा और उस फोटान की एनर्जी होगी E3 - E2, है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन चौथे ऊर्जा स्तर से फर्स्ट में जाएगा तब वो फोटान का उत्सर्जन करेगा और उस फोटान की एनर्जी होगी E4 - E1। यानी सीधा सा अर्थ है कि एमिशन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक फोटान का उत्सर्जन करेगा और उस फोटान की एनर्जी ऊपर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और नीचे वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के अंतर के बराबर होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड में जाता है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, E4 - E2 के। 4 से थर्ड में जाएगा तो E4 - E3 के। इसी प्रकार मैंने एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन की भी अपने लास्ट वीडियो में बात की थी, क्योंकि जो मैं आज बता रहा हूँ ये सब शॉर्टकट्स हैं, ये सब मैं पहली वीडियोज में अपने इस यूनिट के में अपलोड कर चुका हूँ, आपकी लाइव क्लासेस ले चुका हूँ। मैंने बोला कि एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन ये एनर्जी लेवल्स हैं 1, 2, 3, 4, और इन एनर्जी लेवल्स की अगर मैं बात करूं, मुझे अपनी फ़ोटो हटानी पड़ रही है बार बार जिससे आपको प्रॉब्लम देखने में ना आए। ये लेवल में ये डिफरेंस है, ये 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस है अपने पहले एनर्जी लेवल और दूसरे के बीच। यानी इसका अर्थ यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन को 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हम देंगे तो वो पहले ऊर्जा स्तर से दूसरे में चला जाएगा, क्योंकि वे निर्भर करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, देखिए मैंने इस इलेक्ट्रॉन को 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी, तो इस इलेक्ट्रॉन ने उस ऊर्जा को अडॉप्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और वो इलेक्ट्रॉन तुरंत पहले एनर्जी लेवल से दूसरे में चला जाता है, और ये कहलाता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अगर मैं इसे 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता हूँ तो ये उसे छोड़ेगा और दूसरे और तीसरे ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, दूसरे में नहीं रुकेगा। और अगर मैं उसे 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता हूँ तो वो थर्ड में चला जाएगा, है ना। और जब ऐसे पदार्थ का हम स्पेक्ट्रम लेंगे तो जिन तरंग दैर्ध्य को इन इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया उनके स्थान पर कुछ काली रेखाएं आ जाएंगी और उन काली रेखाओं को ही हम कहेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रमी रेखाएं।
आज मैं बात करता हूँ, आपसे मैं बात करूँगा आज क्या कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे कि उसने बताया था फ्रैंक और हर्ज ने कि परमाणु में विविध ऊर्जा स्तर होते हैं, तो मैं आज बात करूँगा कि कैसे हाइड्रोजन एटम में कितने प्रकार के एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनकी एनर्जी क्या है। ये 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक ये एनर्जी लेवल्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में है। nवें ऊर्जा स्तर में हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला बताया गया था, En इजगल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं पहले एनर्जी लेवल की बात करूं तो n की जगह मैं 1 लगाऊंगा, तो E1 की वैल्यू हो जाएगी -13.6 अपॉन 1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को पहले एनर्जी लेवल में रहना है, तो उसे पहले ऑर्बिटल में रहना है, तब उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन में दूसरे ऑर्बिटल की बात करता हूँ, दूसरे एनर्जी लेवल की बात करूँगा, तो मैं E2 बराबर लगाऊंगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर, n की जगह 2 लगाऊंगा और 2 स्क्वायर और 4 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं तीसरे एनर्जी लेवल की बात करूंगा तब उसके लिए होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप समझ गए होंगे कि मैंने n की वैल्यू 3 लगाया। फोर्थ की जो होगी वो होगी -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर मीन्स -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं पाँचवें एनर्जी लेवल की बात करूंगा तब होगी E5 बराबर -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूंगा तो E इन्फिनिटी 0 होगा, क्योंकि n की जगह जब मैं इन्फिनिटी लगाऊंगा, इन्फिनिटी से भाग करूंगा तो 0 आ जाएगा। अब आपको यह समझ आया होगा कि मैंने पहले एनर्जी लेवल और दूसरे एनर्जी लेवल के बीच का गैप ज़्यादा रखा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, क्योंकि इन वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस भी कम होता गया है। इसके हिसाब से ग्राफिकली ये सब दिखाया गया है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर से दूसरे में जाना चाहता है या जाएगा, तो वो तभी जाएगा जब इन दोनों के अंतर के बराबर उसे ऊर्जा मिलेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तब वो क्या करेगा, तब वो इनके अंतर के बराबर ही ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल जो अभी बताया था मैं आपको वही रिपीट करूंगा। ये मैंने n इजगल टू 1 2 3 4 5 6 लिए, ठीक। और मैंने पहले एनर्जी लेवल की बात की, n बराबर 1 के लिए एनर्जी -13.6 आया, दूसरे की बात की, तीसरे की बात की, और ये मैंने एनर्जी लेवल की एनर्जी आपको सेट कर दी, बताया था ना अभी। एक्साइटेशन पोटेंशियल का अर्थ क्या है? एक्साइटेशन पोटेंशियल का सीधा सा अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी गई और इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दी गई कि उसने अपना एनर्जी लेवल छोड़कर अपने से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला गया। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दी कि वो पहले ऑर्बिटल, पहले एनर्जी लेवल से E1 से E2 में चला गया, तो वो उसका फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी, उसका प्रथम उत्तेजन ऊर्जा होगी। और प्रथम उत्तेजन ऊर्जा देने के लिए जितने विभव की आवश्यकता होगी वो होगा प्रथम उत्तेजन विभव। यानी प्रथम उत्तेजन ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो वो -13.6 और -3.4 का अंतर होगा और उतने ही वोल्ट का विभव होगा, ठीक। अब देखिए, जैसे ये अगर मैं बात करूं इनकी पहले इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए या दूसरे के लिए, पहले के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, E1 और E2 के डिफरेंस के बराबर। और ये दूसरा उत्तेजन विभव है, उसके लिए मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी E1 और E3 के अंतर के बराबर। और E1 और E3 का जो अंतर होगा वो दूसरी उत्तेजन ऊर्जा के बराबर होगी, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल होगी। और अगर मैं वोल्ट में बात करूंगा तो सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात होगी। इसी प्रकार तीसरे की बात हो सकती है और इसी प्रकार चौथे की बात होगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करता हूं हाइड्रोजन एटम की। और देखिए इसमें आयोनाइजेशन का मतलब क्या है। आयोनाइजेशन का मतलब है कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसे बाहर से ऊर्जा दी गई और उसे बाहर से ऊर्जा देने के बाद इतनी ऊर्जा दी गई बाहर से कि वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से बाहर ही निकल गया।
और उसे मैं कहूँगा कि हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन हो गया, हाइड्रोजन एटम का आयनीकरण हो गया। यानी आयोनाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का परमाणु से बाहर निकल जाना। बाहर कहाँ? इलेक्ट्रॉन था कहाँ और हम कहाँ निकाल रहे हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन की पहले ऑर्बिटल में, पहली कक्षा में, और हम कितनी ऊर्जा दे रहे हैं उसे? हम इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे रहे हैं कि वो एटम से बाहर चला जाए। यानी ना दूसरे एनर्जी लेवल में रुके, ना तीसरे एनर्जी लेवल में रुके, ना चौथे में रुके, वो कहाँ जाकर रुके? वो जाकर रुके तो रुके अनंत पर। वो जाकर रुके तो रुके अनंत पर। बाहर का मतलब तो अनंत हो गया ना भाई। और एटम के अंदर तो पहला ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितनी भी आपको काउंटिंग आती हैं वो सब एनर्जी लेवल पॉसिबल है, इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की मैंने बात की तो ई एन बराबर माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैं जेड स्क्वायर को जानबूझकर आपको कह रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए तो जेड 1 हो जाएगा, परंतु अगर हाइड्रोजन एटम की बात हम ना करें और किसी अन्य एटम की बात करें तो जेड की वैल्यू लगानी पड़ेगी। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड 1 लगाया। आर रिडबर्ग कांस्टेंट है और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 की पावर 7। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 की पावर 7। एच प्लांक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये सब वैल्यू मैंने पुट की। आर की वैल्यू 1.09 इंटू 10 की पावर 7, एच की, सी की, और उसे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये सब सॉल्यूशन करने के बाद -13.6 एन स्क्वायर आया। एन की वैल्यू नहीं लगाया ना मैंने। अब मैंने हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को भेजना कहाँ था? हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन को भेजना था पहले ऑर्बिटल से इन्फिनिटी पर। तो मैंने एन की जगह 1 लगाया। तो E1 बराबर -13.6 अपॉन 1 इजगल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैंने इलेक्ट्रॉन को भेज दिया इन्फिनिटी पर। तो n की जगह मैंने इन्फिनिटी लगाया, n की जगह इन्फिनिटी लगाया, इन्फिनिटी से डिवाइड किया तो 0 आया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, आयनन ऊर्जा होगी। E इजगल टू ई इन्फिनिटी माइनस E1। E इजगल टू ई इन्फिनिटी का मान लीजिए 0 लगाया, माइनस E1 की वैल्यू -13.6, माइनस माइनस प्लस हुआ और आयनन ऊर्जा आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगी उतने ही वोल्ट विभव होगा। ये एक जगह फॉर्मूले लिख दिए मैंने। आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर अपॉन जेड, वी प्रोपोर्शनल जेड अपॉन एन, V1 इजगल टू सी अपॉन 137, ई एन इजगल टू माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। एक ये नया फॉर्मूला सा दिखेगा आपको, V1 इजगल टू सी अपॉन 137। V1 इजगल टू सी अपॉन 137 का सीधा सा यहाँ अर्थ ये है था कि ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में किस स्पीड से चक्कर लगाता है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पहले ऑर्बिटल में जो चक्कर लगाता है वो C/137 स्पीड से चक्कर लगाता है। पहली बोहर रेडियस में चक्कर लगाता है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक में रह सकते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकते हैं। नाभिक एक बहुत छोटी जगह है। नाभिक का साइज आपको पता है 10 की पावर -15 मीटर, और नाभिक में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 100 MeV कोटि की होनी चाहिए। जबकि जो नाभिक से बीटा कण निकलते हैं, मैं आगे जाकर वीडियो में बताऊंगा कि बीटा कण से नाभिक क्यों निकलते हैं, है ना, कैसे निकलते हैं, जबकि होते नहीं है उसमें। तो उन बीटा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 MeV होती है, और जबकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी एनर्जी 100 MeV कम से कम होनी चाहिए। नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इलेक्ट्रॉन के 1000वें भाग के बराबर होता है। अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन रह रहा होता तो नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण तो इलेक्ट्रॉन से कहीं ज़्यादा होता, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा आता ना। तो इलेक्ट्रॉन के 1000वें भाग के बराबर तो नाभिक का अकेला ही है, तो बहुत ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण है, ऐसा नहीं होता है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति मानने पर नाभिक का कोणीय संवेग, जो इस समय नाभिक का कोणीय संवेग है, उससे अलग आता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, मैंने नाभिक के आकार की बात अभी थोड़ी देर पहले की थी कि नाभिक का जो आकार होता है वो 10 की पावर -15 मीटर ऑर्डर का होता है। नाभिक का आयतन
नाभिक की द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। और आपको याद होगा आयतन का फॉर्मूला आर क्यूब आता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए है, यानी मैं कह सकता हूँ कि आर ए की ए टू दी पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं R इजकल टू R0 ए की पावर 1/3। R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होगी 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। इसे 10 की पावर -15 मीटर को फर्मी भी कहते हैं। R0 इजकल टू 1.2 F फर्मी। नाभिक का घनत्व, न्यूक्लियर डेंसिटी, नाभिक का घनत्व अप्रोक्सीमेटली होता है 2.18 इंटू 10 की पावर -17। ऑर्डर याद कर लीजिए, वो तो हर न्यूक्लियस का अलग अलग हो सकता है। 10 की पावर 17 किलोग्राम पर क्यूब ये होता है। नाभिक का घनत्व उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, और नाभिक के जो सेंटर है वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे नाभिक के पृष्ठ से हम सेंटर की ओर जाते हैं, नाभिक की डेंसिटी ज़्यादा होती जाती है। एक आया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की और कब की? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और 1919 में की थी। बिल्कुल सेम प्रोसेस हुआ था। जैसे उन्होंने क्या किया, एक जगह नाइट्रोजन गैस भर ली और उन नाइट्रोजन गैस पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी की, और अल्फा पार्टिकल की कहाँ से निकले थे? पोलोनियम से, और भी सोर्स हैं। पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल लिया और स्वर्ण पत्र की जगह सिल्वर का पत्र लिया, Ag, ठीक, और सामने वही ZnS का पर्दा रखा और एक काउंटर लगाया, ठीक। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स नाइट्रोजन पर गिरते हैं तो क्या हुआ, वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियस, नया न्यूक्लियस बनता है ऑक्सीजन, और साथ ही साथ प्रोटॉन निकलते हैं। इस प्रकार प्रोटॉन की खोज हुई, और प्रोटॉन की खोज को एक इक्वेशन द्वारा व्यक्त किया गया, N714 प्लस He24 गिव्स O817 प्लस H11, ठीक। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज के पीछे कारण क्या रहा? देखो, एक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपने पढ़े होंगे 9th 10th में, H11, H12, H13। ये हाइड्रोजन के 3 नाभिक। जब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात हुई। चलो भाई, एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब था कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। फिर ये एटॉमिक वेट अलग अलग क्यों हो गए? H11 का H12, H13 क्यों हुआ? यानी न्यूक्लियस का सही कंपोजिशन अभी आना बाकी है। न्यूट्रॉन की खोज की गई, और न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने 1932 में। चैडविक ने पाया कि जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, किस पर? एक बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की, तो उन्होंने पाया कि बेरिलियम कार्बन में बदल जाता है, और साथ ही साथ एक उदासीन कणों का न्यूट्रल रेडिएशन भी प्राप्त होता है जो 7 MeV का था, गामा फोटॉन से अलग। और इस प्रकार न्यूट्रॉन की खोज हुई। यानी न्यूट्रॉन की खोज कब हुई? कि जब चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की, कार्बन प्राप्त हुआ, और कार्बन न्यूक्लियस के साथ साथ एक उदासीन कण प्राप्त हुए जिनकी एनर्जी गामा फोटॉन्स की एनर्जी से डिफरेंट थी। ये न्यूट्रल रेडिएशन प्राप्त हुआ और इन्हें न्यूट्रॉन कहा गया। एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास की सबसे स्मॉल यूनिट है वो AMU है। AMU के फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन परमाणु C612 के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU या एक U कहते हैं। एक AMU के तुल्य ऊर्जा 931 MeV के बराबर होती है, और एक AMU 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम के बराबर होता है। आने वाले आपने न्यूमेरिकल में देखा होगा कि 2 फॉर्मूलों का हमने यूज किया था। एक फॉर्मूला E इजकल टू डेल्टा M C², और एक फॉर्मूला था E इजकल टू 931 इंटू डेल्टा M। E इजकल टू डेल्टा M C² हमने जब प्रयोग किया जब डेल्टा M किलोग्राम में हो, और E इजकल टू 931 इंटू डेल्टा M हमने कब प्रयोग किया? जब डेल्टा M AMU में हो, और वहाँ मात्रक आएगा MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि एक AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? एक AMU के तुल्य ऊर्जा 931 MeV के बराबर होती है। आइसोटॉप्स, मैंने इस यूनिट में चर्चा की थी आइसोटॉप्स की।
आइसोटॉप्स या आइसोप्रोटॉन्स या समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे C612, C613, C6 ये 14 है, 13 की जगह यहाँ 14 कर लीजिएगा, इसमें ये 14 है, ठीक। और ये 3 परमाणु हैं और ये तीनों न्यूक्लियस एक दूसरे के परमाणु क्रमांक बराबर हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न है। ऐसे परमाणुओं को एक दूसरे के समस्थानिक कहा गया। इनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक। प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिकों के मैंने कुछ फीचर्स की बात की। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने की वजह से आवर्त सारणी में इनका स्थान समान होता है, रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं और एक ही तत्व के कुछ समस्थानिक स्थायी होते हैं और कुछ समस्थानिक अस्थायी होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने से आवर्त सारणी में स्थान समान होगा ही। रासायनिक गुण समान का अर्थ क्या है? रासायनिक गुण समान होने का अर्थ यह है कि इन समस्थानिकों को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता, भौतिक विधि द्वारा इन्हें अलग कर सकते हैं। कुछ समस्थानिक स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी। जैसे कार्बन के समस्थानिक नीचे लिखे हैं, एक C612, C613, C614। तो इनमें से C612 और C613 ये दोनों स्टेबल हैं और C614 अनस्टेबल है। इसे रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहा जाता है। ये अल्फा बीटा किरणें उत्सर्जित करता, अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटॉप्स, बहुत से आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स आपको पता ही हैं, H11, H12, H13। ऑक्सीजन है ना, O8 16, O8 17, O8 18। नियॉन Ne10 20, Ne10 21, Ne10 22। क्लोरीन Cl 17 35, Cl 17 37। यूरेनियम, क्रोमियम के 6 आइसोटॉप्स होते हैं और टिन के 10 आइसोटॉप्स होते हैं। समभारिक आइसोबार्स किसे कहते हैं? बिल्कुल समस्थानिक का जस्ट अपोजिट। ऐसे नाभिक जिनका परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग, ऊपर वाली संख्या समान, यानी जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या समान हो। न्यूक्लियन किसे कहते थे? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मिलाकर न्यूक्लियन बोला जाता है। न्यूक्लियनों की संख्या का मतलब है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक। जैसे C614 और C6N714। देखो 14 14 क्लियर है, परमाणु भार बराबर है, एटॉमिक वेट इक्वल है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान। जब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तो सीधा सा अर्थ है इनका आवर्त सारणी में स्थान भी भिन्न भिन्न होगा और इनका भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे आइसोटॉन्स कहते हैं। इनमें परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A दोनों ही अलग अलग होते हैं। आप नीचे के एग्जाम्पल में देखेंगे, आप नीचे के एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो इसमें देखो कोई भी ना ऊपर वाली संख्या कॉमन है ना नीचे वाली संख्या कॉमन है। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस कॉमन है क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। और ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। और नीचे बहुत कमाल का एग्जाम्पल लिखा गया है, सल्फर 36 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे 20, 37 में 17 20, 38 में से 18 20, सब में 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आज मैं बात करूंगा न्यूक्लियर फोर्स की, नाभिकीय बल की आज मैं बात करूंगा। देखिएगा, थोड़ी सी बात समझने की है, 2 मिनट, क्योंकि पूरी यूनिट मुझे आज एक ही 1 शॉट वीडियो में एंड करनी है आपके लिए। और ये वीडियो जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तब बहुत काम आती हैं कि एक ही वीडियो में 1 शॉट में पूरी वीडियो का, पूरी यूनिट का कार्य हमारा समाप्त हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने बोला था कि एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियन बोला जाता है। नाभिक में एक छोटी सी जगह में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साथ साथ रहते हैं, जबकि प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन की बात तो छोड़ दो।
और जब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन हैं तो वो एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? यहाँ तो एक आदमी दूसरे आदमी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और 10⁻⁻15 मीटर में अगर कई आदमियों को एक साथ रख दो तो लड़ मर जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो प्रोटॉन के बीच भी लड़ाई होती होगी। बिल्कुल बात ठीक है। प्रोटॉनों के बीच भी रिपल्सन का फोर्स है, प्रतिकर्षण का बल है, और वो प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो नाभिक में रह क्यों रहे हैं भाई? ऐसी क्या मजबूरी है कि नाभिक में उन्हें साथ रहना पड़ रहा है? नाभिक के भीतर न्यूक्लियॉन्स के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। उस आकर्षण बल को कहते हैं नाभिकीय बल, और वो नाभिकीय बल ही इन न्यूक्लियॉन को आपस में बांधे रखता है। और यह नाभिकीय बल ही है जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल को कंट्रोल करता है। जब तक नाभिक का आकार छोटा होता है, नाभिकीय बल ज़्यादा सक्रिय होते हैं, नाभिकीय बल आकर्षण के होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और यूनिवर्स में ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो नाभिकीय बल से ज़्यादा स्ट्रांग हो। यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट फोर्स कौन सा है? नाभिकीय बल। परंतु इनमें एक ही ड्रॉबैक है, एक ही कमी है कि इनका परास बहुत कम होता है। इनका परास होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये केवल नाभिक के अंदर ही क्रियाशील रहते हैं, है ना। और एटम में जो प्रोटॉन्स हैं, जब नाभिक का आकार ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उन प्रोटॉन के बीच का जो प्रतिकर्षण बल है वो नाभिक के बल को ओवरलैप करने लगता है ना। उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता, और वो नाभिक अस्थायी हो जाता है, और अस्थायी नाभिक ही आगे रेडियो एक्टिविटी का कारण बनेंगे। रेडियो एक्टिविटी अभी हम पढ़ाएंगे आपको। तो न्यूक्लियर बल, मैंने बोला इनके बारे में कुछ बातें बता देते हैं, क्योंकि कंपटीशन में न्यूक्लियर बल के बारे में बहुत कुछ आता है। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इस बल पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, कोई मतलब नहीं। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच समान रूप से लगता है। नाभिकीय बल अवैद्युत बल है। अवैद्युत बल मतलब ये वैद्युत बल नहीं है, ये गुरुत्व बल भी नहीं है। एग्जाम में आता है, क्या ये वैद्युत बल है? नहीं है भैया, ना ये वैद्युत बल है, ना ये गुरुत्व बल है, और ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का भी पालन नहीं करते हैं, और ये केंद्रीय बल भी नहीं है। केंद्रीय बल की परिभाषा क्या थी? केंद्रीय बल की परिभाषा ये होती है कि मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। दो आवेश हैं, उनके बीच बल मिलाने वाली रेखा पर कार्य करते हैं, या तो पास की ओर या दूर की ओर। किंतु नाभिकीय बल नाभिकों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य नहीं करते हैं, और ये केंद्रीय बल नहीं है। हाँ, ये बल स्पिन पर डिपेंड करते हैं। अगर दो न्यूक्लियॉन हैं और वो एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, तब उनके बीच नाभिकीय बल ज़्यादा होगा। किनसे? उनसे, ऐसे दो न्यूक्लियनों से जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्पिन कर रहे हैं। ठीक, ये स्पिन पर डिपेंड करते हैं। ये एक और बात बताएं कि नाभिक में कोई भी न्यूक्लियॉन सभी न्यूक्लियॉन के पर आकर्षण बल नहीं लगाता ना, वो केवल आसपास के कुछ सीमित न्यूक्लियॉन से ही पारस्परिक क्रिया करता है। केवल आसपास के कुछ सीमित न्यूक्लियॉन पर ही आकर्षण बल लगाता है, और वो सभी न्यूक्लियॉन पर नहीं लगाता। इसे उसके संतृप्तता का गुण कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेशन। मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि नाभिक का स्थायित्व उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की सापेक्ष संख्या पर निर्भर करता है। हल्के नाभिकों के लिए प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग एक दूसरे के बराबर होती है, और जो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है उसको नाभिक के न्यूक्लियनों के बीच लगने वाला नाभिकीय बल कंट्रोल कर लेता है, और हल्के नाभिक स्थायी होते हैं। जैसे जैसे नाभिक का आकार बढ़ता है, बाहरी नाभिक होते हैं उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा हो जाती है, और नाभिकीय आकर्षण बल चूंकि बहुत कम दूरी तक कार्य करता है, तो वो जो प्रतिकर्षण बल है वो नाभिकीय आकर्षण बल को ओवरलैप कर जाता है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हो जाता है, और वो नाभिक अस्थायी हो जाता है। ठीक, नाभिक में प्रोटॉनों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल और अत्यधिक निकट वाले न्यूक्लियनों के बीच नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करता है। परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर प्रतिकर्षण बल नाभिकीय आकर्षण बल की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है, जिससे नाभिक का स्थायित्व घटता है। सीसा से बाहरी तत्व जितने भी हैं, लेड से 86 से बाहरी तत्व अस्थायी होते हैं। एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति का अध्ययन वो कर रहे थे, और उस वैज्ञानिक का नाम था हेनरी बैकुरल। उन्होंने प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति का अध्ययन करते समय ये पाया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं
जो स्वतः ही विकिरण का उत्सर्जन करते रहते हैं, अदृश्य विकिरण का उत्सर्जन करते रहते हैं, और ये अदृश्य विकिरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियोएक्टिव पदार्थ कहा गया और इस गुण को रेडियोएक्टिवता कहा गया। रेडियोएक्टिवता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी और हेनरी बैकुरल ने यूरेनियम की भी खोज की थी। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ था जो लगातार अदृश्य, जो दिखते नहीं थे, अदृश्य विकिरण का उत्सर्जन वो करता रहता था। बाद में एक पोलैंड के दंपति थे, हस्बैंड वाइफ थे, वैज्ञानिक पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी। उन्होंने रेडियम की खोज की। पर ये मत मान लेना कि मैडम क्यूरी ने रेडियोएक्टिविटी की खोज की, नहीं, वो हेनरी बैकुरल ने की थी, है ना। उन्होंने रेडियम की खोज की और रेडियम भी एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है और रेडियम यूरेनियम से लगभग 10 लाख गुना ज़्यादा रेडियोएक्टिवता व्यक्त करता है। रेडियोएक्टिव प्रोसेस में, ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, रेडियोएक्टिव प्रोसेस में आवेश संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, यानी आप चार्ज कंजर्वेशन की बात करें या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें या मास एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, इन सब नियमों का पालन होता है। और रेडियोएक्टिवता पर ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ताप का प्रभाव पड़ता है ना दाब का। आप चाहेंगे कि आप ताप का रॉब दिखाकर या दाब का रॉब दिखाकर आप रेडियम की प्रॉपर्टी को बदल देंगे तो आप बेवकूफ़ हैं। ना ताप का प्रभाव पड़ता है ना दाब का प्रभाव पड़ता है। ठीक, रेडियोएक्टिवता की जो एक रेडियोएक्टिव पदार्थ लिया, ये रखा है, उसे लेड के चैम्बर में बंद कर दिया। ठीक, उस लेड के चैम्बर में बंद करने के बाद क्या किया, उसमें एक रेडियोएक्टिव मटेरियल रख दिया था पहले ही। 2 प्लेटें ली, उसके पास पास रख दी। एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज किया गया और एक प्लेट को नेगेटिव चार्ज किया गया और ये पाया कि इस रेडियोएक्टिव पदार्थ का व्यवहार देखते हैं क्या होगा। भाई ताप दाब का तो इस पर प्रभाव पड़ेगा नहीं, इस पर डंडे मार लो तब इस पर प्रभाव नहीं पड़ना, है ना। ये तो अपनी मर्जी का राजा है, अपनी मर्जी से कौन सी किरणें निकालता है वो देखते हैं। अरे इसने से अल्फा और गामा निकाल दिया तो गामा किरणें तो सीधी चली गई और अल्फा किरणें ऋण प्लेट की ओर मुड़ गई। इससे सिद्ध हुआ कि गामा किरणें ना पॉजिटिव प्लेट की ओर गई ना नेगेटिव प्लेट की ओर गई। तब इससे सिद्ध होता है कि जो गामा किरणें हैं वो उदासीन है और अल्फा किरणें नेगेटिव प्लेट की ओर जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि अल्फा किरणें पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, अल्फा किरणें पॉजिटिव हैं। अब ये अल्फा के साथ फिर गामा निकला, अल्फा किरणें फिर नेगेटिव प्लेट की ओर गई और गामा किरणें फिर सीधी चली गई। अगले क्लिक देखते हैं, अल्फा किरणें फिर नेगेटिव की। अब ये बीटा निकली, बीटा के साथ फिर गामा निकला, परंतु बीटा किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ी और ज़्यादा मुड़ गई, है ना, देख रहे हैं ना। अब फिर बीटा निकली, गामा सीधा गया, बीटा फिर पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो इस प्रकार इस प्रयोग से ये सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि अल्फा किरणें पॉजिटिव पार्टिकल से पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जिनसे बनी हैं और बीटा किरणें नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हैं और गामा किरणें उदासीन हैं, है ना। और ये भी क्लियर हुआ कि जितनी बार भी हमने देखा उतनी बार या अल्फा के साथ गामा निकला, बीटा के साथ गामा निकला, पर अल्फा और बीटा साथ साथ नहीं निकले। तो इसका अर्थ यह है कि कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ ऐसा नहीं है, कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व ऐसा नहीं है जो अल्फा बीटा गामा तीनों को एक साथ निकालता हो। तो फिर निकलते कैसे हैं? ये निकलते ऐसे हैं कि मान लीजिए मैंने इसमें यूरेनियम रखा था और यूरेनियम ने एक अल्फा कण का उत्सर्जन किया और यूरेनियम ने एक अल्फा कण का उत्सर्जन करके वो पोलोनियम में बदल गया और पोलोनियम ने बीटा कण का उत्सर्जन कर दिया। और चूंकि उत्सर्जन जल्दी जल्दी हो गया तो पता ये चलता है कि यूरेनियम ही निकाल रहा है अल्फा बीटा को एक साथ, जबकि ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि कोई रेडियोएक्टिव तत्व अल्फा कण का उत्सर्जक होता है, कोई रेडियोएक्टिव तत्व बीटा कण का उत्सर्जक होता है। हाँ, गामा दोनों के साथ निकलता है, गामा अल्फा के साथ भी निकल जाएगा, गामा बीटा के साथ भी निकल जाएगा। तो लगेगा ऐसे कि तीनों एक साथ निकल रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो ये क्लियर है कि कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व, चाहे वो यूरेनियम हो, चाहे वो रेडियम हो, चाहे वो पोलोनियम हो, चाहे वो कोई और रेडियोएक्टिव तत्व हो, वो तीनों एक साथ नहीं निकालेगा, बल्कि वो एक का उत्सर्जन करके नए तत्व में बदल जाएगा, नए न्यूक्लियस बनाएगा। अब वो नया न्यूक्लियस अल्फा या बीटा में से कोई सा होगा, फिर वो नया बनाएगा, वो निकालेगा, फिर और वो नया होगा, वो और निकालेगा, और लगेगा ऐसे कि एक साथ निकल रहे हैं। और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ता है,
इन पर मैं मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट दिखाता हूँ। वही एक चैम्बर लिया, उसमें हमने लेड का और उसके अंदर हमने छोटा सा छेद छोड़ दिया और उसमें हमने क्या रख दिया, रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया और बाहर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपको पता है मैग्नेट हमने पढ़ाया था कि जब मैग्नेटिज्म में, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तब उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। अब आप देखिए क्या हुआ, इसमें से एक अल्फा कण आया और देखो लेफ्ट को मुड़ गया। अब ये अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत आया, मुड़ गया, इसकी दिशा को कौन बताएगा? आपको पता होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ना। आप देखिए ये अल्फा का पार्टिकल मुड़ गया, बीटा पार्टिकल राइट को मुड़ गया दाएं दिशा में। तो इससे भी सिद्ध होता है कि दोनों पार्टिकल डिफरेंट चार्ज हैं इन पर, और अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है और बीटा पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है, और गामा पार्टिकल्स उदासीन है, न्यूट्रल है। ठीक है। और अल्फा और बीटा पार्टिकल्स विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं और गामा किरणें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। अल्फा बीटा पार्टिकल के गुणों की तुलना की बात हम करते हैं। अल्फा किरणों की आयनीकरण क्षमता, आयनीकरण क्षमता जान रहे हैं ना कि अल्फा पार्टिकल किसी परमाणु से टकराएंगी और उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगी। अल्फा किरणों की आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, बीटा किरणों से 100 गुनी होती है और गामा किरणों से 10,000 गुनी होती है। सबसे ज़्यादा आयनीकरण क्षमता किसकी है? अल्फा की, और सबसे कम गामा की। और अगर हम भेदन क्षमता की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा की है, उससे कम बीटा की, और सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा किरणों की। गामा किरणें लोहे की 30 सेमी मोटी चादर को भेद सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं लोहे की 30 सेमी मोटी चादर को भी। गामा किरणों का जो वेग है वो प्रकाश के वेग से चलती हैं। अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के तुलना में बहुत कम होता है, और बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1% से 99% के बीच हो सकता है। गामा किरणें उदासीन कणों से मिलकर बनी होती हैं। गामा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और इनकी तरंग दैर्ध्य 0.01 एंगस्ट्रॉम होती है। अल्फा बीटा गामा किरणों के गुणों की मैं तुलना कर रहा हूं तो इनके आपने देखा होगा ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। गामा किरणें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आ जाता है। अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को कम प्रभावित करती हैं, बीटा किरणें उससे ज़्यादा, और गामा किरणें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अल्फा किरणें अधिक प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, बीटा किरणें कम, अल्फा किरणें ज़्यादा करती हैं, बीटा किरणें कम, और गामा किरणें सबसे कम प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। इनका उपयोग, एक एक मुख्य उपयोग आपको बता देते हैं। अल्फा किरण का सबसे मुख्य उपयोग है परमाणु संरचना को ज्ञात करने में। बीटा किरण का उपयोग एक्स किरणों को उत्पादन में होता है, और गामा किरणों का उपयोग इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म को उत्पन्न करने में किया जाता है। जब कोई रेडियोएक्टिव तत्व एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, जब कोई रेडियोएक्टिव तत्व एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तब उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। इस यूरेनियम ने एक अल्फा कण का उत्सर्जन किया तब परमाणु क्रमांक 92 में से 2 घट गया, 90 रह गया, और परमाणु भार एटॉमिक वेट 238 से 234 हो गया। यानी जब भी कोई रेडियोएक्टिव तत्व एक अल्फा कण का उत्सर्जन करेगा उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी। और जब कोई रेडियोएक्टिव तत्व एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है तब उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, 90 से 91 हो जाएगा, और परमाणु भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, न्यू बार। नीचे एक इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन मैंने अभी एक नाम लिया था कि नाभिक में बीटा कण नहीं होते, वो निकलते क्यों हैं, ये उसका आंसर है। नाभिक में एक नया मूल कण होता है पाई मैसोन, और पाई मैसोनों के कारण न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलते रहते हैं। जब नाभिक में कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, न्यूट्रॉन का प्रतीक है N01 और प्रोटॉन का प्रतीक है H11। नाभिक में जब कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो एक बीटा कण निकलता है। इक्वेशन बैलेंस देख लीजिए आप, 1 - 1 तभी 0 हुआ, और एंटी न्यूट्रिनो। यानी कहने का मतलब है कि नाभिक में पाई मैसोनों का आदान प्रदान होता है, और पाई मैसोनों के आदान प्रदान होने से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलते रहते हैं। जब कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो एक बीटा कण की उत्पत्ति होती है,
और इस बीटा कण की एनर्जी 2-3 MeV होती है, जो कि नाभिक में रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यह बीटा कण नाभिक से बाहर आ जाता है। इस वजह से नाभिक में बीटा कण नहीं होते, तब भी नाभिक में बीटा कण बाहर निकलते हैं। अगर नाभिक से बीटा कण बाहर निकला है तो आप समझ जाइए कि उस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला है, एक बीटा कण की उत्पत्ति हुई है, और उस बीटा कण की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो इतनी छोटी जगह में रह सके, और वो बीटा कण नाभिक से बाहर आ गया। रेडियो एक्टिव विकिरण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, और इस प्रक्रिया को मैंने पहले भी बताया था, ताप, दाब या किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो ये भौतिक परिवर्तन होते हैं, उनकी ऊर्जाएं 2 या 3 MeV की होती हैं, 2 या 3 EV की होती हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और जबकि नाभिकीय ऊर्जाएं लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, MeV में होती हैं। अब आप बताइए, हमारी जेब में 2 या 3 हज़ार रुपये हों और हम 2 या 3 लाख रुपए की खरीदारी कर सकते हैं क्या? भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्पन्न होते हैं, और हम बात कर रहे हैं कि हम नाभिक को कंट्रोल कर लेंगे, हम नाभिकीय ऊर्जा को कंट्रोल कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? नाभिकीय ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए तो लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि किसी भी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा संभव नहीं है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन या ताप या दाब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। रदरफोर्ड और सॉडी ने एक नियम दिया था कि किसी समय रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस समय उपस्थित अविघटित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। मान लिया किसी पदार्थ में 1000 परमाणु थे, कुछ समय में 800 रह गए, तो जो विघटन की दर है वो 800 के समानुपाती होगी। अगर विघटन की dt समय में dn परमाणु का विघटन होता है, तो विघटन की दर तो होगी -dn/dt, घट रही है, माइनस लगाया, और वो समानुपाती होगी शेष परमाणुओं की संख्या के। समानुपाती हटाने पर एक नियतांक लगाते हैं, उसे लैम्डा कहेंगे, और लैम्डा यहाँ होगा 6 नियतांक, कक्षा वाला 6 नियतांक, और इसे हल करने पर आएगा n बराबर n0 e⁻ λt। एक क्वेश्चन आता है कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय किस प्रकार होता है, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, कैसे? किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय चरघातांकी नियम के अनुसार होता है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ को पूर्ण क्षय होने में अनंत समय लगता है। ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको अर्ध आयु की बात करूंगा, तब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लूंगा। रेडियोएक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? रेडियोएक्टिविटी की यूनिट होती है बैकुरल, वैज्ञानिक के नाम पर है, और एक बैकुरल कहते हैं 1 विघटन पर सेकंड को। यानी अगर 1 सेकंड में एक नाभिक का विघटन हो रहा है तो उसे मैं बोलूँगा 1 बैकुरल। क्यूरी भी रेडियोएक्टिविटी का मात्रक है, और 1 क्यूरी का अर्थ है 3.7 × 10⁻10 विघटन पर सेकंड। एक रदरफोर्ड का मतलब है 10⁶ विघटन पर सेकंड। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 क्यूरी बराबर आ जाएगा 3.7 × 10⁴ रदरफोर्ड। यानी एक अकेली मैडम क्यूरी 37,000 रदरफोर्ड के बराबर है। औसत आयु, मैंने अभी बताया कि किसी रेडियोएक्टिविटी की प्रक्रिया को, प्रोसेस को किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रेडियोएक्टिव पदार्थ का कौन सा नाभिक कब क्षय होगा ईश्वर जानता है, उसके अलावा कोई और नहीं, कुछ नहीं बता सकते। नाभिक के डिके होने में, नाभिक के न्यूक्लियस के डिके होने में, नाभिक के क्षय होने में शून्य समय भी लग सकता है और अनंत भी लग सकता है। रेडियोएक्टिव पदार्थ के सभी नाभिकों की आयु अलग अलग होती है। रेडियोएक्टिव पदार्थ के सभी नाभिकों की आयुओं के औसत को माध्य आयु या औसत आयु कहा जाता है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की माध्य या औसत आयु 6 नियतांक लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है। औसत आयु बराबर 1/6 नियतांक। औसत आयु को टो से व्यक्त करते हैं और 6 नियतांक को लैम्डा से व्यक्त करते हैं, तो टो बराबर आया 1/λ। जितने समय में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, जितने समय में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उस समय को उस पदार्थ की अर्ध आयु कहते हैं। इसे टी-हाफ से व्यक्त करते हैं। अर्ध आयु का मान भी ताप, दाब, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के लिए अर्ध आयु का मान कुछ मिलीसेकंड भी हो सकता है और कई सौ मिलियन वर्ष भी हो सकता है।
अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध, अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध होता है लैम्डा इज इक्वल टू log 2 अपॉन टी हाफ, लैम्डा इज इक्वल टू log 2 अपॉन टी हाफ, log 2 बेस ई, और log 2 बेस ई की वैल्यू होती है 0.6932 अपॉन टी हाफ। क्योंकि मैंने जो अपनी लास्ट वीडियोज है इन सब का डेरिवेशन किया है, ये तो आज मैं केवल एक वन शॉर्ट वीडियो में आपको शॉर्ट पॉइंट सबके बता रहा हूँ। मैंने एक बात बताया था आपको कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है और उसमें N0 परमाणु है, अर्धायु टी हाफ है, तो वो परमाणु कितने समय में समाप्त हो जाएगा, वो नाभिक, वो पदार्थ कितने समय में समाप्त हो जाएगा, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। अभी क्वेश्चन भी पीछे आया था, टी हाफ समय बाद कितने परमाणु बचेंगे, आधा हो जाएगा ना, तो परमाणु बचेंगे N0/2, और मैं N0/2 को लिख सकता हूँ 1/2 इंटू N0। अगर मैं 2t हाफ समय बाद की बात करूँ तो इसका भी आधा होगा, n बराबर N0/4, 1/2 को मैं लिखूँगा 1/2 की पावर 2, है ना। 3t हाफ समय बाद की बात करूँगा तो हो जाएगा n बराबर N0, 1/2 की घात 3 N0 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 4t हाफ समय बाद की बात करूँगा तो, और अगर मैं फाइनली nt हाफ समय बाद की बात करूँ तो क्या होगा, तो यहाँ 1 पावर थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा n बराबर N0 1/2 की पावर n। और इन दोनों फॉर्मूलों का प्रयोग करके मैं रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल कर सकता हूँ। और इससे ये भी सिद्ध हुआ कि रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस है वो सांख्यिकीय होता है, चर घातांक के रूप से घटता है। और ये फॉर्मूले आए, औसत आयु बराबर 1/6 नियतांक, टो इज इक्वल टू 1/λ, लैम्डा इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ, औसत आयु बराबर 1.44 इंटू टी हाफ, टी बराबर एन टी हाफ, और एन बराबर N0 1/2 की पावर n। तो ये कुछ फॉर्मूलेज आपको आए हैं इस चैप्टर के, जिनसे आप न्यूमेरिकल पोर्शन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी का ग्राफ, जब समय जीरो था तो परमाणु N0 थे, जब समय टी हाफ हुआ तो परमाणु आधे हो गए, जब समय 2t हाफ हुआ तो परमाणु और आधे हो गए। तो यानी अनंत समय लगेगा परमाणु को, नाभिक उसे पदार्थ को विया होने में। ये बात पहले आई थी ना, ऐसा नहीं कि 2 अर्धायु में खत्म हो गया, और इसे कहते हैं सांख्यिकीय प्रवृत्ति। ठीक, किसी तत्व की अर्धायु 12 घंटे है, तब क्या हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में समाप्त हो जाएगा? अभी क्या बताया था, 24 घंटे में समाप्त नहीं होगा भैया, वो तो अनंत समय में समाप्त होगा। 24 घंटे में क्या होगा, 12 घंटे में आधा रह गया, अगले 12 घंटे में उसका आधा, अगले 12 घंटे में उसका भी आधा, वो आधा ही खत्म नहीं होगा अनंत समय तक। 20 ग्राम पदार्थ की अर्धायु 400 वर्ष है, उसी पदार्थ के 40 ग्राम की अर्धायु कितनी होगी? अरे 20 ग्राम हो या 40 ग्राम, पदार्थ तो वही है, और जब पदार्थ वही है तो अर्धायु भी उतनी ही होगी। एक ये 2-3 फॉर्मूले इस चैप्टर के और हैं, जिसमें आप अल्फा कणों की संख्या और बीटा कणों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी ये कहता है कि 7 अल्फा कण निकल गए, 8 बीटा कण निकल गए, नया परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, नया परमाणु क्रमांक बराबर पुराना परमाणु क्रमांक माइनस 2 गुणा अल्फा कणों की संख्या प्लस बीटा कणों की संख्या। नया परमाणु भार बराबर पुराना परमाणु भार माइनस 4 गुणा अल्फा कणों की संख्या। अल्फा कणों की संख्या बराबर परमाणु भार में परिवर्तन बटे 4। बीटा कणों की संख्या बराबर 2 गुणा अल्फा कणों की संख्या माइनस परमाणु संख्या में परिवर्तन। लास्ट टॉपिक मेरा आज का होगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो आपकी हो गई है, पर चूंकि पूरे 5 चैप्टर थे तो मैं भी कैसे करता। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। तो बच्चों होगा, 2 प्रोसेस होते हैं कि देखो अभी बताया था कि जो नाभिक भारी हो जाते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, और वो अस्थायी नाभिक 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटते भी हैं, या 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक भी बना लेते हैं। इन दोनों प्रोसेस में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अभी नीचे एक 2 फिगर हैं कि एक हैवी न्यूक्लियस है, वो जो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट रहा है, इसे कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, और 2 हल्के के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं, उसे कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, और दोनों प्रोसेस में ही नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। मास एनर्जी, आइंस्टीन से पहले एक द्रव्यमान और ऊर्जा को अलग अलग माना जाता था। ये माना जाता था कि द्रव्यमान अलग चीज़ है, एंटिटी है, और एनर्जी अलग। ये कहा जाता था कि द्रव्यमान पदार्थ का मौलिक गुण है और ऊर्जा पदार्थ के कार्य करने की क्षमता है, ये माना जाता था। ठीक, और 2 बातें थी कि ये भी माना जाता था कि यूनिवर्स का कुल द्रव्यमान निश्चित होता है और ब्रह्मांड की कुल एनर्जी भी निश्चित होती है।
ये मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों अलग अलग स्वतंत्र नियम माने जाते थे, किंतु आइंस्टीन ने एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया, सुना होगा आपने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, और उन्होंने उस थ्योरी के द्वारा सिद्ध किया कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। प्रत्येक पदार्थ में एक एनर्जी होती है और उस एनर्जी का कारण है उसका द्रव्यमान, उसका मास। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था वेल नोन, E इजकल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। E इजकल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर का सीधा सा मतलब है कि अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ गया, ज़्यादा हो गया डेल्टा एम, तो उसकी ऊर्जा कम हो गई, और उसका द्रव्यमान कम हो गया, मास कम हो गया, तो उसने एनर्जी जनरेट कर दी। उन्होंने बोला कि भाई पदार्थ को यदि हम ऊष्मा दे रहे हैं या हम स्प्रिंग को दबा रहे हैं, तो स्प्रिंग को दबाने का मतलब ये है कि हम उसके द्रव्यमान में थोड़ी सी वृद्धि कर रहे हैं। और एक नया नियम बना कि द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण दोनों नियम एक ही हैं, और ब्रह्मांड में द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का परिमाण निश्चित रहता है। रेस्ट मास एनर्जी की बात की कि भाई इलेक्ट्रॉन की अगर बात करी जाए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, लगभग बता रहा हूँ, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो इलेक्ट्रॉन में विराम द्रव्यमान ऊर्जा कितनी होगी, उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा कितनी होगी, तो E नॉट इजकल टू एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की लगाया 9 इंटू 10 की पावर -31, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, सॉल्व किया और उसे MeV में बदला, तो पाया कि एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा 0.51 MeV होगी। एक इलेक्ट्रॉन के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी, 0.51 MeV। अभी मैं पेयर प्रोडक्शन की बात करता हूँ, तभी पिछली स्लाइड का एक दो पॉइंट रह गया, वो बताऊँगा आपको। पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? पेयर प्रोडक्शन का मतलब है कि जब कोई गामा फोटान युग्म उत्पादन में बताया गया कि जब कोई गामा फोटान किसी नाभिक पर गिरता है, ये न्यूक्लियस है, कौन है, न्यूक्लियस। जब कोई गामा फोटान किसी बाहरी नाभिक पर गिरा, तो वो गामा फोटान की अस्तित्व को समाप्त कर लेता है अपने। गामा फोटान की एनर्जी होती है hν, और वो सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को उत्पन्न करने में खर्च हो जाती है। यानी जब कोई गामा फोटान किसी न्यूक्लियस पर गिरता है, तो गामा फोटान की अस्तित्व खत्म हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन युग्म की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों मूल कण हैं, और पॉजिट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, बस अंतर इतना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इक्वेशन आई, ये गामा फोटान की एनर्जी hν, और ये टूट गया एक इलेक्ट्रॉन में β-10 में और एक पॉजिट्रॉन में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है पेयर प्रोडक्शन। ठीक, पिछली स्लाइड में आपने देखा था, मैंने इसमें एक लाइन लिखी क्या, कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा 0.51 MeV होती होगी। तो यही एनर्जी पॉजिट्रॉन की होगी, क्योंकि पॉजिट्रॉन का मास, पॉजिट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और पॉजिट्रॉन धन आवेशित। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी, 1.02 MeV। तो इससे सीधे सा स्पष्ट है कि युग्म को उत्पन्न करने के लिए गामा फोटान की एनर्जी कम से कम 1.02 MeV होनी चाहिए। अगर युग्म को उत्पन्न करने के लिए गामा फोटान की ऊर्जा 1.02 MeV से कम है, तो कोई भी युग्म उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने बात की थी पेयर एनिहिलेशन की, युग्म विनाश की। युग्म विनाश, पेयर एनिहिलेशन की डेफिनेशन ये है कि जब दो एंटी कण, एंटी पार्टिकल्स, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिट्रॉन है, और जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, खत्म हो गए, और दो गामा फोटान की उत्पत्ति होती है। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से मिलकर उन्होंने एक दूसरे का विनाश कर दिया, और दो गामा फोटानों की उत्पत्ति हुई। इस प्रोसेस को पेयर एनिहिलेशन या युग्म विनाश कहा जाता है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि युग्म उत्पादन में तो एक ही फोटान उत्पन्न हुआ था, ये युग्म विनाश में दो फोटान, एक ही गामा फोटान ने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को उत्पन्न कर दिया था, तो ये युग्म विनाश में दो गामा फोटान क्यों आए? देखिए, किसी भी इक्वेशन में ऊर्जा का संरक्षण होना, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम का कंजर्वेशन होना जरूरी है, और ये दो गामा फोटानों की उत्पत्ति होने से ही इलेक्ट्रॉन के लिए, इस गामा फोटान के लिए संवेग
और ऊर्जा संरक्षित रहते हैं, अन्यथा संरक्षित नहीं रह पाएंगे। द्रव्यमान क्षति, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। बल्कि होता क्या है कि नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और ये नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका कारण एक ही है, वो है द्रव्यमान क्षति। डेल्टा एम का मान होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। और किसी नाभिक को उसके अवयवों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में विभक्त करने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा को कैपिटल ई डेल्टा एम बराबर सी स्क्वायर या ई बराबर 931 गुना डेल्टा एम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा और नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या के अनुपात को उस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहा जाता है, यानी ई बार बराबर कुल बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। सबसे अधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा Fe की है 56। Fe का नाभिक सबसे ज़्यादा स्थायी है और इसके आसपास के नाभिक स्थायी हैं। ठीक, इनसे कम परमाणु भार वाले नाभिक भी कम स्थायी, इससे ज़्यादा वाले भी, यानी जो नाभिक बीच वाले हैं जिनका परमाणु भार 51, 52, 53, 51, 52, 53, 4, 5, 6 है, वो ही ज़्यादा स्थायी हैं। मैं न्यूक्लियर फिजन की बात करूँगा। मैंने यूरेनियम लिया, यूरेनियम 235, और उस यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन डाला, तो जैसे ही न्यूट्रॉन उस यूरेनियम पर गिरता है, मंद न्यूट्रॉन, वो यूरेनियम को बेरियम और क्रिप्टन में तोड़ देता है और साथ ही साथ 2 या 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। ये देखिए, जब यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन डाला तो वो यूरेनियम 235 न्यूक्लियस यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो गया और U236 अस्थायी होता है और 236 यूरेनियम बेरियम, क्रिप्टन और अपार ऊर्जा उत्पन्न हुई और साथ ही साथ 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन का अर्थ है कि जब किसी भारी नाभिक पर कोई हल्का कण जैसे न्यूट्रॉन टकराता है तो वो भारी नाभिक अपेक्षाकृत 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूट जाता है और इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस घटना में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से लगभग 190 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। 1 ग्राम यूरेनियम 235 का विखंडन होने पर 5 गुणा 10⁻23 5 × 10⁻23 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन की खोज जर्मनी के ऑटो हन तथा उनके सहायक फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने की थी और उनकी सैद्धांतिक रूप से व्याख्या मैथनर और ऑटो रॉबर्ट फिश द्वारा की गई और उन्होंने ही, मैथनर और ऑटो रॉबर्ट फिश ने ही इस प्रक्रिया का नाम नाभिकीय विखंडन रखा था। नाभिकीय विखंडन में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की मैं व्याख्या करता हूँ कि मैंने बहुत सारे यूरेनियम लिया, छोटा सा यूरेनियम में एक ही न्यूक्लियस नहीं होता, U235 भी नहीं, 238 भी होता है, उसकी मात्रा बहुत कम होती है। यूरेनियम 235 का विखंडन मंद न्यूट्रॉन द्वारा होता है और यूरेनियम 238 का विखंडन अत्यंत तीव्र न्यूट्रॉन द्वारा होता है। अगर कोई मंद न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 के संपर्क में आ जाता है तो ये 238 उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, उसका अवशोषण कर लेता है, उसे खा जाता है। अब देखो, एक न्यूट्रॉन मैंने डाला, वो जैसे ही न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पर गिरता है वो बेरियम क्रिप्टन में टूट जाता है, साथ ही 3 एनर्जी उत्पन्न होती है और 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। एक न्यूट्रॉन चला, वो यूरेनियम 238 की सीध में आ गया तो यूरेनियम 238 ने उसे कैप्चर कर लिया, वो आगे विखंडन नहीं करेगा। किंतु ये 2 न्यूट्रॉन आगे जाते हैं और आगे जाकर ये दोनों न्यूट्रॉन फिर से नए नाभिक का विखंडन करते हैं और विखंडन की एक श्रृंखला आरंभ हो जाती है। एनर्जी डेवलप उत्पन्न होगी, फिर से 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए और वो न्यूट्रॉन आगे विखंडन करते हैं, यानी एक विखंडन की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है
और 1 न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन, 3 से 9, 9 से 27, बहुत थोड़े समय में इतनी ज़्यादा न्यूट्रॉन्स उत्पन्न हो जाएंगे और इतना ज़्यादा वो अन्य नाभिकों का विखंडन करेंगे जिसे कंट्रोल करना भारी पड़ जाएगा। और इस इक्वेशन को कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसका उपयोग परमाणु बम में किया जाता है, किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। उसके लिए क्या करते हैं, यूरेनियम लिया और साथ में वहाँ पर हमने न्यूट्रॉन भी हैं, पर हमने साथ में क्या लगा दिए, ये लगा दिए हमने मॉडरेटर्स, मंदक। न्यूट्रॉन को इतना मंद कर देंगे और ये मंदक के साथ साथ एब्जॉर्ब करने वाले लगा देते हैं, कैडमियम की छड़ें, बोरान की छड़ें, जो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं। और ऐसी व्यवस्था की जाती है कि विखंडन में जो 2 या 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए हैं वो आगे सभी न्यूट्रॉन विखंडन में भाग न लें। कुछ न्यूट्रॉन बाहर हो जाएं, कुछ को यूरेनियम 238 कंट्रोल करेगा, कुछ को मंदक, कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, है ना। और ऐसा तरीका अपनाया जाएगा कि विखंडन आगे कंट्रोल में रहे। जैसे एक न्यूट्रॉन गिरा, यूरेनियम 235 से बेरिलियम क्रिप्टोनेट टूट गया, 3 न्यूट्रॉन एनर्जी उत्पन्न हुई। न्यूट्रॉन देखो ये चला गया, यूरेनियम 238 ने एब्जॉर्ब कर लिया, 1 न्यूट्रॉन को मॉडरेटर ने शांत कर दिया, 1 न्यूट्रॉन बचा, उसने यूरेनियम 235 का विखंडन किया, न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए, एनर्जी उत्पन्न हुई और वो न्यूट्रॉन भी आगे विखंडन में गए। किंतु विखंडन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चला और मात्र 1 न्यूट्रॉन या 2 न्यूट्रॉन ही आगे भाग लेते हैं और हमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन प्राप्त होती है। ऊर्जा भी कंट्रोल रहती है और इस ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं शांतिपूर्वक कार्यों के लिए। परमाणु भट्टी में इसका उपयोग करते हैं, जहाँ ऊर्जा बनाई जाती है, जिस ऊर्जा का हम सदुपयोग करते हैं। विखंडन जो श्रृंखला अभिक्रिया है या विखंडन है वो तभी हो पाता है जब एक पदार्थ का आकार एक न्यूनतम आकार से ज़्यादा हो। अगर पदार्थ का आकार एक न्यूनतम आकार से कम है तो उसमें श्रृंखला अभिक्रिया नहीं चल सकती। उस आकार को पदार्थ का क्रांतिक आकार कहते हैं और क्रांतिक आकार वाले पदार्थ के द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहा जाता है। एक दूसरी प्रोसेस आज बताते हैं, न्यूक्लियर फिशन। हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं और जब हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं तब भी अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका कारण द्रव्यमान क्षति है। सूर्य में भी अपार ऊर्जा का कारण है हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, द्रव्यमान क्षति होती है और अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे ये मैंने 4 हाइड्रोजन नाभिक लिए, H11, H11, H11। ये 4 नाभिक बहुत ऊंचे ताप पर यह क्रिया होती है, लगभग 10⁸ केल्विन टेम्परेचर पर और बहुत हाई प्रेशर पर, ऊंचे ताप पर। ये परिस्थितियाँ केवल सूर्य पर मिल सकती हैं या परमाणु बम के समय। यानी ये नाभिकीय संलयन की क्रिया कहाँ होगी, या तो सूर्य पर होगी या परमाणु बम पहले फोड़ो जब ये क्रिया होगी क्या इसमें, ये चारों नाभिक मिले आपस में और ये चारों नाभिक चलने के बाद ये संलयित हो गए और संलयित हो गए, इन्होंने बनाया हीलियम नाभिक। और हीलियम नाभिक बनने के साथ साथ एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 पॉजिट्रॉन, 2 न्यूट्रिनो और एक गामा फोटॉन ऊर्जा निकली। इस क्रिया को सूर्य पर होती है। इस क्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इस प्रकार सूर्य और तारों में ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हैं और जो सूर्य है वो 4 × 10⁻26 जूल पर सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य का द्रव्यमान 4 × 10⁹ किलोग्राम पर सेकंड की दर से कम हो रहा है, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य का मास भले से कम हो रहा है पर अभी भी बहुत वर्षों तक क्या होगा, सूर्य हमें आपको ऊर्जा देता रहेगा। ठीक, आप देखो कितने वर्षों तक, लगभग सूर्य 10⁻11 वर्षों तक अभी भी हमें ऊर्जा देता रहेगा। हाइड्रोजन बम विखंडन और संलयन दोनों पर आधारित है। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा 0 होती है। परमाणु भट्टी की मैंने बात बताई। परमाणु भट्टी एक ऐसी युक्ति है जो नाभिक के विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। इसमें ईंधन के रूप में हम यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। प्लूटोनियम का क्रांतिक आकार बहुत कम होता है। न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए बेसिकली भारी जल का उपयोग किया जाता है और भारी जल का सूत्र होता है D2O। न्यूट्रॉन को मंद करने के लिए ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। रिएक्टर में कैडमियम की छड़ें या बोरान की छड़ें, क्योंकि कैडमियम और बोरान दोनों ही न्यूट्रॉन के बहुत अच्छे अवशोषक हैं, इनकी नियंत्रक छड़ों के रूप में प्रयोग करते हैं।
शीतलक के लिए CO2 या जल या वायु का प्रयोग करते हैं, और सुरक्षा छड़ों में कैडमियम या बोरान की छड़ों का उपयोग हम करते हैं। थैंक यू। आज की बहुत लंबी वीडियो आपने देखी और इसमें आपके लगभग पूरी यूनिट को मैंने कवर किया है। कमेंट्स करके आपसे उम्मीद करूंगा कि कमेंट्स करके आप बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।